Hello students, welcome to our channel. So we are meeting almost after a week. तो सब सोच रहे होंगे कि मैम इनकम टैक्स शुरू करा के और बीच में गायब हो गई। तो थोड़ा लैपटॉप इशू हो गया था, लैपटॉप थोड़ा साथ नहीं दे रहा था, बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो हमने कुछ पुरानी क्लासेस में हमने इनकम टैक्स जो शुरू किया था, बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे और हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के क्वेश्चंस देखे थे। आज की क्लास में हम एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। हमने 5 हेड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि टोटल 5 हेड्स होते हैं जो इनकम टैक्स में कवर होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स हैं, तो एक एक करके हम ये हेड्स पढ़ेंगे। तो आज जो हम हेड शुरू कर रहे हैं वो है आपका सैलरीज का। अब सैलरी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, वो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले। तो सैलरी में जब हम किसी भी इनकम को टैक्सेबल करेंगे, अगर हमारे पास 5 हेड्स हैं इनकम टैक्स में, हमारे पास टोटल 5 हेड्स हैं जिसमें हमने अपनी इनकम को टैक्सेबल करना है, तो किसी भी इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि अगर उसने 5,000 या 6,000 या 7,000, 20,000, 25,000 कोई भी अमाउंट अगर अर्न किया है, तो वो 5 हेड्स में से कौन से वाले हेड में टैक्सेबल होगा। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं कि किसी भी अमाउंट को सैलरी के हेड में टैक्सेबल करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि किसी अमाउंट को सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरीज only if there is a relationship of an employer and employee between the payer and payee। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में ही हमें बता दिया है कि किस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी अमाउंट को सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल करना है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि सैलरी वाले हेड में आप इनकम को टैक्सेबल करोगे जब 2 इंडिविजुअल हैं, एक पेयर है और एक पेई है, यानी एक अमाउंट पे करता है और दूसरा अमाउंट रिसीव करता है। तो ये पेयर और पेई में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन का मतलब है कि एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल, वो दूसरे इंडिविजुअल को कोई वर्क असाइन कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल का ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपना असाइंड वर्क कंप्लीट करे। तो जो वर्क असाइन कर रहा है वो एम्प्लॉयर है, जो वर्क रिसीव कर रहा है, जिसका ऑब्लिगेशन है काम को पूरा करना, वो एम्प्लॉय है। ठीक है। और इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, या ये इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जिसने वर्क असाइन किया है, वो दूसरे इंडिविजुअल को जिसको वर्क असाइन किया गया है उसको पेमेंट करता है। तो जब पेयर और पेई के बीच में इस तरीके का रिलेशन हो ऑन रेगुलर बेसिस कि एम्प्लॉयर, एक पर्सन जो है, पेयर जो है, वो पेई को कुछ वर्क असाइन करेगा और पेई वो वर्क पूरा करेगा और उस वर्क पूरा करने पर उसको पेमेंट मिल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन है। या फिर हम सर्वेंट और मास्टर का भी कह सकते हैं कि वहां पे एक कमांड देगा और दूसरा उसकी कमांड को फॉलो करेगा और वो काम पूरा करने पे उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो जब पेयर एंड पेई में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, तो एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट मिल रही है एम्प्लॉयर से, वो उसको टैक्सेबल करेगा अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है। तो जो हमारे 5 हेड्स हैं, तो हर एक हेड में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर मेरे पास 50,000 रुपीज हैं, तो वो 50,000 रुपीज 5 हेड्स में से, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड हाउस प्रॉपर्टी, इन 5 हेड्स में से किस हेड में जाके आपको टैक्सेबल करना है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, तो और एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर से, तो वो उसको इनकम अंडर द हेड सैलरीज में
टैक्सेबल करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सैलरी विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। इसका मतलब सैलरी आपकी जनरेटेड, अक्रू मतलब जनरेटेड, उस प्लेस पे जनरेटेड मानी जाएगी जहां पे आपने सर्विसेज रेंडर की हैं, जहां पे आपने अपना काम किया है। जैसे अगर मैं इंडिया में हूं, मेरी कंपनी इंडिया में है, मैं इंडिया में सर्विसेज दे रही हूं, तो मेरी सैलरी इंडिया में जनरेटेड मानी जाएगी। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर किया है, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था, आप लास्ट क्लास के वीडियोस देख सकते हो कि सीक्वेंस क्या होता है कि किसी भी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए हम सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं और उस रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सैलरी है वो इंडिया में जनरेटेड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो जो सैलरी है उस सर्विसेज पे बेस्ड होता है कि जहां पे आपने काम किया, जिस कंट्री में आपने काम किया है, वहां पे जनरेटेड मानी जाएगी। ठीक है। तो सैलरी विल बी डीम्ड टू बी जनरेटेड वेयर सर्विसेज आर रेंटर्ड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट इन केस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वो सर्विसेज दे रहा हो बाहर एंड रेंडर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो उसके केस में सैलरी रिसीव्ड बाय हिम वुड बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। यानी नॉर्मली तो हम ये देखो, यहां से लेके ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहां से लेके यहां तक का ये स्टेटमेंट हमें कहता है कि हम सैलरी वहां पे जनरेट मानेंगे जहां पे आपने सर्विसेज दी। अगर मैंने आउटसाइड इंडिया काम किया है तो मेरी जो सैलरी है वो आउटसाइड इंडिया जनरेटेड मानी जाएगी। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में चाहे वो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहा हो, उसकी सैलरी जो है वो इंडिया में जनरेटेड ही मानी जाएगी, वुड बी ट्रीटेड एज इनकम अराइज्ड इन इंडिया। ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडिया में अराइज होनी चाहिए, उससे हमें फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि उसी से आपकी इंडिया में टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी कि इंडिया में अगर जनरेटेड है तो इंडिया में वो टैक्सेबिलिटी उसकी बनेगी। ठीक है। अब इसके बाद एक और एक्सेप्शन आ गया, बट एनी अलाउंसेस और परक्यूजिट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया। अब ये इसी इंडिविजुअल की बात हो रही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है। तो बट एनी अलाउंसेस और परक्यूजिट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, यानी उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ने, जो कि इंडिया से बाहर सर्विसेज रेंडर कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, अपना काम कर रहा है इंडिया से बाहर, कंट्री से बाहर, तो गवर्नमेंट उसको कुछ अलाउंसेस और परक्यूजिट्स, कुछ बेनिफिट दे रही है। एक बेसिक पेमेंट के अलावा उसको कुछ बेनिफिट भी दे रही है। वहां पे उसको फ्लैट प्रोवाइड किया हुआ है, घर दिया हुआ है, या ट्रैवल के लिए कोई कार्ड दी हुई है। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स हैं। ये अलाउंसेस और परक्यूजिट्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो सारे बेनिफिट्स उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्प्ट रहेंगे, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक ही पॉइंट नंबर 2 में ही आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, सैलरी वहां पे जनरेटेड मानी जाएगी जहां पे आपने सर्विसेज दी, जिस कंट्री में आपने सर्विसेज दी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडियन सिटीजन है, उस केस में उस चाहे वो सर्विसेज बाहर दे रहा है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसकी इनकम इंडिया में जनरेटेड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके लिए जो गवर्नमेंट उसको परक्यूजिट्स या अलाउंसेस बेनिफिट्स दे रही है बेसिक पे के अलावा, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। दे ऑल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना है कि सैलरी में किसी भी इनकम को टैक्सेबल हम तभी करेंगे जब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, और सैलरी जनरेटेड वहां पे जाएगी, वहां पे मानी जाएगी जहां पे आपने सर्विसेज दी हैं। बट ये एक्सेप्शंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है, वेयर एनी सैलरी पेड in advance is included in the total income of any person for any previous year।
अगर आपको सैलरी एडवांस में मिली थी, सपोज एग्जाम्पल इसका अगर हम लें तो आप समझो आपकी अभी चल रहा है सितंबर में आपको आगे अक्टूबर की सैलरी आपको सितंबर में ही मिल जाती है, मतलब आगे के मंथ्स की सैलरी आपको अभी पहले मिल जाती है, तो वो एडवांस पेमेंट हो गई। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में अपनी टोटल इनकम में एडवांस सैलरी ऐड की थी, तो इट शेल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू। तो जब सैलरी ड्यू होगी तब आप उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे हम अगर 2019 की बात करें कि जनवरी 2019 में आपको अप्रैल 19 जनवरी 2019 में आपको अप्रैल एंड मई इन दोनों मंथ्स की सैलरी जो है एडवांस में जनवरी में ही मिल गई थी, और आपने उसी टाइम अपनी टोटल इनकम में उसको ऐड कर दिया। अब टोटल इनकम में ऐड करने का मतलब है कि आपने उस इनकम पे टैक्स भी पे कर दिया होगा। तो जब अप्रैल 19 एंड मई 19 आएगा, उस टाइम पे एक्चुअल आपकी सैलरी तो उसी महीने में ड्यू हुई, तो आप दोबारे से उस इनकम को, उस सैलरी को यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो डबल टैक्सेशन, 2 बार टैक्स लग जाएगा। तो एडवांस सैलरी जब भी आपको मिली हो, अगर आपने तब उस पे टैक्स पे कर दिया तो दोबारा नहीं पे करना है जब वो सैलरी ड्यू हुई हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी का अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एरियर्स ऑफ सैलरी। 2 पार्ट्स हैं, एक होते हैं आपके एडवांस और एक होते हैं आपके एरियर्स। एडवांस का मतलब आगे जो आने वाले महीने हैं उसका पैसा आपको पहले मिल गया। एरियर्स का मतलब है कि अमाउंट आपको पहले नहीं मिला, यानी जनवरी की सैलरी आपको नहीं मिली, फेब की सैलरी नहीं मिली, और ये दोनों मंथ्स की सैलरी जाके आपको सपोज जून में मिली। तो जून में जब आप ये दोनों अमाउंट लिखोगे जनवरी और फेब का, तो हम उसको बोलेंगे वो एरियर्स हैं सैलरी के, जो आपको उस टाइम पे नहीं मिले थे। ठीक है, तो दोनों अपोजिट टर्म्स है, एडवांस एंड एरियर्स। एडवांस होते हैं आपके आने वाले मंथ्स के लिए अमाउंट, और एरियर्स जो पिछला अमाउंट आपको नहीं मिला। तो अगर कोई भी एरियर्स हैं सैलरी के विच हैव नॉट बीन टैक्स्ड, अब जब आपको मिला ही नहीं तो आपने टैक्स भी नहीं पे किया होगा पास्ट में, such arrears will be taxed in the year in which these arrears are paid। तो जब आपको मिले हों, जब आपको जिस ईयर में एरियर्स आपको मिलेंगे उस ईयर में आपको एरियर्स को टैक्सेबल करना है। जब अमाउंट मिला ही नहीं तो उसको तो आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। आप बोलोगे जो अमाउंट मुझे अभी मिला ही नहीं, मेरे पास तो अमाउंट पैसे आए नहीं, तो मैं टैक्स किस बेसिस पे दूं। तो इसलिए एरियर्स जब आपको मिलेंगे तब आपने उसको टैक्सेबल करना। ठीक है, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सैलरी से रिलेटेड, जो आपको याद में रखने हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए सैलरी में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। सैलरी जनरेटेड वहां मानी जाएगी जहां पे आपने सर्विसेज रेंडर की हैं। एडवांस सैलरी अगर कोई आपको मिली है तो एडवांस सैलरी जिस ईयर में आपको मिली उस ईयर में उसको टैक्सेबल कर दो। ठीक है, अगर पहले आपने टैक्सेबल कर दिया था तो दोबारा से नहीं करना है। और जो एरियर्स हैं वो जब आपको मिलेंगे जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे, 1920 में मिले, 2021 में मिले, तो जिस भी ईयर में आपको मिलेंगे एरियर्स तब आपने टैक्सेबल करना है। अब ये जो मैं वर्ड बार बार बोल रही हूँ कि आपने ये अमाउंट टैक्सेबल करना है, ये अमाउंट टैक्सेबल करना है, तो ये टैक्सेबल करने का मतलब क्या है? आपने कोई इंडिविजुअल की एडवांस सैलरी मिली है, इस पे अलग से टैक्स पे कर दो, एरियर्स मिल रहे हैं इस पे अलग से टैक्स पे कर दो, ऐसे नहीं करना है। तो अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि इनकम अंडर द हेड सैलरीज का फॉर्मेट क्या है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। इनकम टैक्स में हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, सबका फॉर्मेट होगा और आपको फॉर्मेट में ही सॉल्यूशन लिखना है। फॉर्मेट की हेडिंग क्या है? आप टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर है, इसमें आप टैक्सेबल सैलरी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो। अब जो मैंने आपको बोला कि कोई अमाउंट होगा,
एरियर्स होंगे या एडवांसेस होंगे या आपकी सैलरी होगी, उसको टैक्सेबल करना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल अमाउंट पे आपका टैक्स लग रहा है। यहाँ पे हम निकालते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। कुछ अमाउंट्स, सारे अमाउंट्स ऐड होके आपका एक अमाउंट आ जाता है जिसपे आपको टैक्स लगाना होता है। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे आया, एक अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसमें हमें कुछ टर्म्स जो है वो ऐड करनी होती है। सबसे पहले होती है आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का क्या मतलब है? वो स्टार्टिंग सैलरी जो कंपनी आपको पे करेगी। जैसे कि कंपनी, आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और वो कंपनी कहती है कि हम आपको 20,000 पर मंथ देंगे प्लस अलाउंसेस या परक्यूजिट्स या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा। तो ये जो 20,000 है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है और कंपनी ने बोला है कि वी विल पे यू ₹20,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस और पर्क्स और बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें ऐड हो रही हैं और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर बेसिक सैलरी, ये बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी है। तो जब हम टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक सैलरी होता है। इसमें आपकी बाकी के जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहे हैं वो सारी चीजें ऐड होती जाती हैं, तो आपकी एक नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है जिससे आप अर्न करना शुरू कर रहे हो या जो आप रिसीव कर रहे हो स्टार्टिंग अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर्स आएंगे, दो अमाउंट के कॉलम है। दो अमाउंट के कॉलम क्यों है वो हम आगे जब फॉर्मेट करेंगे, अलाउंसेस वगैरह करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये आपका इनर अमाउंट कॉलम है, ये आपका आउटर अमाउंट कॉलम है। तो बेसिक सैलरी लिख ली, आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आ गया। फिर आपकी इसमें एडिशंस हो जाएंगे कुछ, जैसे अगर आपको एम्प्लॉयर से, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको मिल रहे हैं सारे हमारे एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट ही पॉइंट था कि सैलरी में आप इनकम को टैक्सेबल तभी करोगे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। तो ये सारे अमाउंट हमें हमारे एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने अगर कोई हमें बोनस दिया वो भी टैक्सेबल है, तो यहाँ पे ऐड कर देना है। कमीशन अगर कोई मिली है एम्प्लॉयर से वो भी टैक्सेबल है, यहाँ ऐड कर देना है। एरियर्स, अगर हमें प्रीवियस ईयर में, सारी कैलकुलेशन हमारी प्रीवियस ईयर की होती है, लिखते हम जरूर है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हम निकाल रहे हैं सैलरी, लेकिन जो अमाउंट हमारे सारे लिखे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर 1920 के होंगे। तो प्रीवियस ईयर 1920 में अगर हमें पुरानी सैलरी कोई पहले नहीं मिली थी वो अब जाके मिली, तो वो अरियर्स हैं सैलरी के, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि अरियर्स जिस ईयर में आपको मिले उस ईयर में टैक्सेबल करना है, उसका मतलब है उसको बेसिक में ऐड कर देना, यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देना। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिली हो, 1920 में आपको कोई एडवांस आगे के मंथ्स की सैलरी मिल गई हो, तो वो भी यहाँ पे लिख देना है। फिर आते हैं आपके ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। अब ये बेसिक से अलावा, बेसिक के बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारी आपकी बेसिक से एक्स्ट्रा हैं जो आपको अमाउंट मिल रहे हैं। फिर अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो अभी इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि ये कहाँ से आगे अलाउंस क्या होते हैं, परक्विजिट्स क्या होते हैं, ये हम समझेंगे आगे की क्लासेस में। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। तो जितने भी आपके टैक्सेबल, ध्यान रखना है टैक्सेबल, अगर कोई अलाउंस जो है वो टैक्सेबल नहीं है तो हम यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो नील हो जाएगा। तो जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सारे आ जाएंगे आपके। जो भी आपको बेनिफिट्स, पर्क्स मिल रहे हैं, परक्विजिट्स मिल रहे हैं, उनकी वैल्यू हम निकालेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। तो बेसिक के बाद हमें जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट या कोई बेनिफिट्स मिले उनकी हमने वैल्यू निकाली, उन सबको हम ऐड कर देते हैं और यहां से आ जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फिर हमें सैलरी के अंदर कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, कुछ हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप इतना अमाउंट जो है अपनी ग्रॉस में से कम कर सकते हो। तो देखो, ग्रॉस अगर हमारी ये अमाउंट ग्रॉस है, इसमें से अगर हम कुछ अमाउंट कम कर दें
तो ऑब्वियसली हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा नेट टैक्सेबल इनकम उतनी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी, जितनी कम होगा ये वाला अमाउंट उतनी कम आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, तो ये डिडक्शंस भी हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शंस हैं, कुछ मेंशन डिडक्शंस हैं, वो आप यहाँ पे लेस कर दोगे और फाइनल आपका अमाउंट आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, फिर इसमें हम इस पे भी इंडिविजुअली टैक्स नहीं लगाते। 5 हेड्स जो हम बात कर रहे थे पहले की क्लासेस में, अभी भी मैंने आपको बताया 5 हेड्स होते हैं, वो 5 हेड्स की इनकम को ऐड करके फिर हम निकालते हैं उसमें से डिडक्शंस लेस करके। तो वो सारा हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप इसमें बस ये समझो कि आप नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हो। तो बेसिक लिख दिया और सारे जो आपके उसके अलावा अमाउंट्स मिल रहे हैं वो लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, ग्रॉस सैलरी आ गया, डिडक्शंस हमें जो मिल रही हैं वो लेस कर दी, तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। ठीक है, अब ये आपका कोई एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, इसमें और एडिशंस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोनस और सिर्फ कमीशन ही आएगा। एम्प्लॉयर से आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है इन एनी फॉर्म, ठीक है, जैसे सपोज आपने अपने वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा काम किया है तो ओवर टाइम पेमेंट आपको मिल रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगा। वो आप यहाँ पे लिख दोगे ओवर टाइम पेमेंट और यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एम्प्लॉयर से आपको जो भी रिसीव होगा वो अमाउंट आपका बेसिक में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब इस फॉर्मेट से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे सैलरी में वो हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे सिंपल अमाउंट आते हैं, आपको क्वेश्चन में बोनस दिया होगा, बस ये ध्यान में रखना है कि ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स हो। अगर आपको ये बोल दिया जाता है एरियर्स आपके को रिसीव हुए 17-18 में, एरियर्स रिसीव हुए 17-18 में, तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज नॉट 17-18, आर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 19-20, तो हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। हमारे लिए जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो हमें रिसीव हुआ हमें वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं 2021 की, असेसमेंट ईयर 2021 की निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें प्रीवियस ईयर 1920 में जो रिसीव हुआ है वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो बेसिक हो गया, ये आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला पार्ट शुरू करेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस वाला, कि हम एक एक करके अलाउंस देखेंगे कि अलाउंस होते क्या हैं और कौन कौन से अलाउंसेस हमें पढ़ने हैं। जैसे जैसे आप अलाउंसेस सीखते जाओगे यहाँ पे उनको ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अभी बहुत छोटा लग रहा है, ये फॉर्मेट बड़ा हो जाता है। तो अलग अलग अलाउंसेस हैं, तो आप अलग अलग अलाउंसेस के नाम लिखोगे और फिर उनको यहाँ पे ऐड करते जाओगे। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आगे के अलाउंसेस वगैरह पढ़ेंगे। तो अब क्लासेस होपफुली रेगुलर रहें, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम ना आए, वैसे नहीं आएगी। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।